What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत शानदार और बड़ी ही प्यारी बात बोली गई है। जिंदगी में हम लोग कई बार जो टाइम हमारे पास में होता है, जो मोमेंट हमारे पास में होते हैं, उनको हम लोग उस टाइम पर अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, पर लेकिन जब वो मेमोरी बन जाते हैं तब हम लोग को उनकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। तो जिंदगी में आप लोगों ने सुना होगा कि हर एक पल को आप लोगों को जीना चाहिए। तो वही बात यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। देखिए यार, पास्ट हमारे हाथ में है नहीं है, फ्यूचर में हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे कि हाँ फ्यूचर ये है, क्योंकि फ्यूचर का टाइम आगे आएगा। पास्ट हमारा जा चुका है, उसमें हम लोगों ने कुछ जो भी किया होगा वो होगा। अब फ्यूचर आने वाला है, उसमें जो करेंगे करेंगे। पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रेजेंट। प्रेजेंट आप लोगों के हाथ में है। अभी आप लोग जो कर रहे हैं उस काम को शानदार तरीके से करिए, तो जिंदगी आप लोगों की अच्छी, आप लोगों को सही रिजल्ट देती हुई नजर आएगी। हम लोग क्या करते रहते हैं, मैक्सिमम टाइम है तो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, यार दुनिया में ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, ये होगा, वो होगा। वरना पास्ट में पड़े रहते हैं, यार उसने मुझे धोखा दे दिया, जिंदगी यहाँ बर्बाद हो गई, आज तक कोई एग्जाम का सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सारी चीज चलती रहती है, तो पूरे प्रेजेंट को बर्बाद करते हैं। जबकि जीना प्रेजेंट में चाहिए। हम हमेशा सारे काम प्रेजेंट में होते हैं, पर लेकिन या तो फ्यूचर में या फिर पास्ट में रहते हैं। तो बाकी का जो टाइम रहता है उसमें हम लोग बेसिकली फोकस करते हैं प्रेजेंट में, और वही बहुत कम बचता है। तो इसलिए हमेशा लाइफ में हम लोग कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। तो सारा फोकस आप लोगों को 99% प्रेजेंट में रहना चाहिए। 1% आप लोग पास्ट और फ्यूचर में दे लीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रेजेंट मूवमेंट ही आप लोग के काम आने वाला है। सोचिए, जब ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को चलाकर साइड में रख दो आप लोग इसको, और इस पर फोकस ही ना दो। आप लोग सोच रहे हो यार पीछे की सारी वीडियो बची पड़ी है, यार अब तो ये भी हुआ पड़ा है, यार रिवीजन भी नहीं हुआ। कोई मतलब थोड़ी ना है उस चीज का। एक बार प्लान बनाओ, अपना प्रॉपर बैठ के चीजों को शेड्यूल करो, और जिस टाइम पर जो काम करना है उस टाइम पर वो काम करो। तो इस तरीके से जिंदगी आप लोगों की सही डायरेक्शन में चलती नजर आएगी। मैंने आप लोगों से कल पूछा था कि क्या एग्जैक्टली टाइम आप लोगों को चाहिए यहाँ पर, जो आप लोगों को वीडियो चाहिए, बेसिकली जो कंप्लीट 1 ईयर करंट अफेयर। तो मैक्सिमम लोगों के द्वारा यहाँ पर जो वोट दिया गया वो 8 बजे दिया गया, ठीक है। तो 8 बजे ये वीडियो आप लोग की अपलोड हो जाएगी। तो इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, यानी कि जैसे ही ये वाली वीडियो खत्म होगी तुरंत आप लोग को ये वाली वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग अपना करंट अफेयर कवर कर पाएंगे। तो अच्छे से इसको एंजॉय कीजिएगा। काफी लंबी वीडियो है ये, अच्छे से आप लोग इसको देखिएगा ताकि पूरा करंट अफेयर ढंग से आप लोग कवर कर सके, ठीक है। तो इसके बारे में यही छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी। बाकी ये थंबनेल बना है मैंने जो इस करंट अफेयर की वीडियो का है, आई होप ये आप लोगों को पसंद आएगा। तो ये कंप्लीटली थंबनेल है। मुझे रात काफी टाइम हो गया उसको, मतलब बेसिकली पूरी वीडियो को प्रॉपर उसको एक शेड्यूल करते हुए। तो काफी लंबी वीडियो है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उसके चलते अभी जो सोने का जो प्रोसीजर है आज मेरा थोड़ा दिन में रहेगा, रात पूरा मतलब सोने का प्रोसीजर जो है मेरा खत्म हो गया चीजें देखिए, कई सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं यार, थोड़ा सा चीजें मैनेज करनी पड़ती है, ठीक है। चलो कोई नहीं, दिन में सो लेंगे, कौन सी वो हो रही है। हाँ ये है कि पैटर्न थोड़ा सा मतलब गड़बड़ा गया, आज सोंगे थोड़ा दिन में, फिर पैटर्न सही कर लेंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए। तो वैसे आप लोगों का जो 2 वीडियो देखने को मिलती है, देखिए फिर से यार मैं एक बात यहाँ पर बोलना चाहूंगा। अगर आप लोग देखिए मंथली करंट अफेयर या फिर ये ईयरली करंट अफेयर अपनी जगह पर, लेकिन अगर आप लोगों ने एक बार रेगुलर यानी कि डेली करंट अफेयर को देखने की आदत बना ली ना, तो फिर ये जो वीडियो आप लोगों की आती हैं ये सारी आप लोगों के रिवीजन का काम करेंगी बस। यानी कि आप लोगों को ये बेसिकली चीजों को रिवाइज करके जाएंगी। तो इसलिए हमेशा इन चीजों को आप लोगों को रिवीजन के पॉइंट ऑफ से रखना चाहिए, क्योंकि असलियत में डे बाय डे का करंट अफेयर ही आप लोगों को सही डायरेक्शन में लेकर चलता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, आई होप कि आप लोग ये चीजें फॉलो करेंगे, वरना फिर बाद में बहुत ज्यादा बर्डन बन जाता है। आप लोगों ने देखा होगा शानदार परफॉर्मेंस हमारी पैरा ओलंपिक में रही। तो टोटल मिलाकर हमारे 30 पोजीशन पर हम लोग हैं। हमारे 10 मेडल यहाँ पर हो गए हैं। 2 तो इसमें गोल्ड है, 5 इसमें सिल्वर है और 3 इसमें ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों से मैं बात करूंगा, जब एक आर्टिकल डिस्कस करूंगा तो तब हम लोग वहां पर जानेंगे। तो काफी कुछ आप लोगों को इंटरेस्टिंग यहाँ पर जानने को मिलने वाला है, ठीक है। तो आइए एक बार नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। पर उससे पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए, फिर ये क्वेश्चन कई बार बच जाते हैं आप लोग। सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन आप लोग ये है कारा सी के बारे में। एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है मैप में, ये जाकर आप लोग निहारिएगा। पहले बोला गया यहाँ पर यह आर्टिक ओशन में, दूसरा बोला गया अटलांटिक ओशन में, तीसरा बोला गया पैसिफिक में और चौथा बोला गया इंडियन ओशन में। तो सही आंसर इसका क्या है, ए बी सी एफ डी, ये आप लोग को बताना है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आप लोगों से ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं ज्योग्राफी में, खासकर आप लोगों को एनसीईआरटी उठाकर देखोगे तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। बोला जा रहा है यहाँ पर जो स्टेटमेंट दे रखी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है।
एलुवियल सोइल जो है उसके बारे में बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि ये जो एलुवियल सोइल है ये फास्फोरस और फास्फोरस में और इसी के साथ में जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा रिच होती है, और यहाँ पर पोर होती है पोटास, यानी कि फास्फोरस अच्छा खासा होता है और पोटास इसके अंदर कम होता है। दूसरा, न्यू एलुवियल सोइल जो होती है उसको खादर बोलते हैं, और ओल्ड एलुवियल सोइल को भांगर बोलते हैं। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी बोला गया बोथ, डी बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर आप लोगों को बताना है ए, बी, सी, एफ, डी। फिर वीडियो के एंड में आप लोगों को इनका आंसर मिल ही जाएगा, तो टकटकी लगाकर देखिएगा जाकि आप लोग अच्छे से चीजों को एंजॉय कर पाए। ठीक है, तो ये है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो पहले हम लोग यहाँ पर एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, इसके बाद में हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो काफी प्यारा ये डिस्कशन रहेगा, टकटकी लगाकर आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीजें हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करनी है। एक बार ओवरव्यू थोड़ा सा लेक्चर कर लेते हैं। कई सारे बच्चे बोले थे सर आजकल कई बार ओवरव्यू नहीं देते हो। यार थोड़ा सा ना कई बार एक तरीके से ना चीजें जब ज्यादा कवर करनी होती है तो कई बार मैं स्किप कर देता हूँ तो ये रहता है थोड़ा सा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, वरना सारी चीजें हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर जानेंगे अफगानिस्तान के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट नए पॉइंट है, खासकर पाकिस्तान को रेफरेंस रखकर ये पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, अच्छा आर्टिकल आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, कई सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर जानने को इसके बारे में मिलने वाली है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये जो अभी रिसेंटली आप लोगों को कई सारे ग्रैंड स्लैम देखने को मिलते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। ये जो पूरा आर्टिकल है नॉर्मली यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, बेसिकली अभी रिसेंटली यहाँ पर यूएस ओपन आप लोगों के सामने निकल कर आएगा। तो जो यूएस ओपन है उसमें अगर यहाँ पर नोवाक जोकोविच साहब जीत जाते हैं तो यहाँ पर एक इतिहास रच जाएगा, क्योंकि आज की डेट में रोजर फेडरर, इसी के साथ में राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच तीनों यहाँ पर इक्वल बैठे हुए हैं। इनके पास में 20-20 ग्रैंड स्लैम है। ग्रैंड स्लैम अगर आप लोग देखें यहाँ पर ये टोटल मिलाकर 4 होते हैं। एक होता है पहला नंबर का जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, सबसे पहला होता है 1905 में इसको स्टार्ट किया गया था। दूसरे नंबर का होता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जो था यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया था 1891 में। तीसरा होता है विंबलडन, यहाँ पर विंबलडन स्टार्ट किया गया था यहाँ पर 1877 में। और चौथा होता है यूएस ओपन जो कि अभी यहाँ पर होने वाला है, तो यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ था 1881 में। तो कई बार क्वेश्चन आप लोगों से ये भी बन जाता है कि सबसे पुराना इनमें कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे पुराना है इनमें विंबलडन, जो कि कहां पर होता है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा लंदन के अंदर में। ठीक है, बाकी आप लोगों को बताइए फ्रेंच ओपन, ये ऑस्ट्रेलिया ओपन और ये यूएस ओपन हो गए, तो इनके सबके बारे में याद रखिएगा। तो जो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है मेलबर्न में होता है, जो फ्रांस ओपन होता है पेरिस में होता है, विंबलडन होता है लंदन के अंदर में, और यूएस होता है न्यूयॉर्क के अंदर में। इंपॉर्टेंट एक और छोटा सा पॉइंट आप लोग याद रख लेना, जो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है वो हार्ड कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। ठीक है, जो फ्रेंच ओपन होता है वो क्ले कोर्ट के ऊपर खेला जाता है, जो विंबलडन होता है वो ग्रास कोर्ट के ऊपर खेला जाता है, और जो यूएस ओपन होता है वो भी हार्ड कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। नॉर्मली ये जो टाइम पीरियड इनका आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये अगर ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में बात करें तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली फरवरी के आसपास में। फ्रेंच ओपन आप लोगों को मई और जून, विंबलडन आप लोगों को जुलाई और अगस्त, और सबसे लास्ट में होता है यहाँ पर ओपन यूएस, जिसको बोलते हैं यूएस ओपन, तो ये अगस्त सितंबर में होता है। तो अभी यहाँ पर आप लोगों को यूएस ओपन देखने को मिलेगा, तो उसमें अगर यहाँ पर नोवाक जोकोविच जीत जाते हैं तो ये अब के सदी के सबसे महान प्लेयर माने जाएंगे। बेसिकली यहाँ पर किसके, अभी यहाँ पर इसके जो बेसिकली ये ग्रैंड स्लैम होते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि पिछले बार के, अब की बार के जो यहाँ पर ये ग्रैंड स्लैम चल रहे हैं, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मेंस की कैटेगरी में है, नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता, नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन जीता, नोवाक जोकोविच ने विंबलडन जीता। और यहाँ पर अब बात की जाती है तो क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अभी यहाँ पर अगर बात करें इसके बारे में तो देखते हैं क्या कंडीशन निकल कर आती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में याद रखिएगा, तो इसके बारे में क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार बन जाते हैं। ओके, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। आइए अब आगे चलते हैं। आज का जो मुझे काफी शानदार आर्टिकल यहां पर लगा, ये है ब्रिक के बारे में बात की जा रही है। जो ब्रिक कंट्री है इसके बारे में काफी डिटेल में मैं आर्टिकल डिस्कस करूंगा। ब्रिक की काफी सारी चीजें आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेगी और आप लोगों के कंफ्यूजन सारे दूर हो जाएंगे। आज ब्रिक के बारे में कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का ब्रिक का आएगा तो आज आप लोगों से यहाँ पर नहीं बच पाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। बेसिकली यहाँ पर ब्रिक के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी टोटल मिलाकर 5 कंट्री है। एक है रसिया, दूसरा है चाइना, तीसरा है इंडिया, चौथा है ब्राजील और पांचवा है साउथ अफ्रीका। एग्जैक्ट लोकेशन भी आप लोगों के सामने यहाँ पर दे रखी है, कौन कौन सी कंट्री यहाँ पर ब्रिक का पार्ट है। इसके लीडर के बारे में अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया रखना है तो ब्राजील के प्रेसिडेंट है जायर बोल्सोनारो, रसिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। अगर बात की जाए इंडिया जो कि होस्ट कर रहा है फिलहाल, हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है नरेंद्र मोदी जी। चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और साउथ अफ्रीका जो प्रेसिडेंट है ये सिरिल रामपोसा। तो हमारी कंट्री यहाँ पर इस मीटिंग को अभी जो होस्ट कर रहा है ये 3rd टाइम हम लोग होस्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये बन जाएगा कि इससे पहले भी हमारे द्वारा होस्ट की गई है, तो इसके बारे में पहले आप लोग थोड़ा जान लीजिए।
अगर बात करें इसकी पहली जो मीटिंग स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 16 जून 2019 में। तो यहाँ पर जब रसिया के द्वारा ये लॉन्च की गई थी बेसिकली, ठीक है। दूसरी जो मीटिंग हुई थी यहाँ पर ये हुई थी 15 अप्रैल 2010 में, ब्राजील के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। तीसरी हुई थी यहाँ पर बेसिकली 2011 में चाइना के द्वारा। चौथी हुई थी यहाँ पर इंडिया। तो याद रखिएगा हमारी कंट्री में 2012 में इसकी पहली मीटिंग हुई थी, जो कि मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में यहाँ पर ये मीटिंग थी और ताज होटल के अंदर ये मीटिंग हुई थी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हुई थी साउथ अफ्रीका के अंदर में। अभी के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 2016 में हुई थी बेसिकली इंडिया के अंदर में, जो सेकंड मीटिंग यहाँ पर हुई थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में देखने को मिली। अब यहाँ पर नेक्स्ट फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, फिर ब्राजील और फिर रसिया। अब नेक्स्ट फिर यहाँ पर हो रही है अब न्यू दिल्ली में, ये हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस वाली मीटिंग की बात की जा रही है। अभी ये जो मीटिंग है यहाँ पर आप लोगों को पता है कि कोविड-19 के चलते कंफ्यूजन चलते रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर अभी यहाँ पर इसको डिसाइड किया गया। तो इसके चलते हम लोग इसको ऑनलाइन होस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसे आप लोग देखते हैं तो 13 मीटिंग है। तो क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ ले जाए तो कंफ्यूज मत होना कि हमारी कंट्री में कौन कौन सी मीटिंग हुई थी। 4th हुई थी, इसी के साथ में फिर कौन सी हमारी कंट्री में फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा 8th और फिर 13th, ठीक है। तो चौथी, 8वीं और 13वीं मीटिंग हमारी कंट्री में हुई। तो छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं डायरेक्ट, आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी जो 13 मीटिंग यहाँ पर ही होने वाली है, तो ये सितंबर के महीने में देखने को मिलेगी, 9 सितंबर को, यानी कि इसी महीने में। तो 9 सितंबर को ये जो मीटिंग होगी ये अभी देखने को मिलेगी आप लोग को। इससे पहले 2012, 2016 में भी हम लोग यहाँ पर चेयरमैनशिप इसकी ले चुके हैं। अभी यहाँ पर एक माहौल बना दिया गया था इस मीटिंग के लिए, वो थे यहाँ पर हमारी कंट्री के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा माहौल बना दिया गया था कि आगे चलकर ऐसा कोई मीटिंग होने वाली है। आप लोगों को देखने को मिलता है कि ऐसा माहौल बना दिया जाता है जब कोई यहाँ पर लीडर मिलते हैं पहले से ही। अब ब्रिक के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछने लगे तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। 42% यहाँ पर वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, 30% यहाँ पर लैंड एरिया देखने को मिलेगा, 24% यहाँ पर ग्लोबल जीडीपी देखने को मिलेगी, 16% यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड देखने को मिलेगा। अगर इसके बारे में बात करें, रीजन क्या है, वर्ल्ड में दो सबसे बड़ी अगर इकोनॉमी के बारे में बात करें, एक है इंडिया और दूसरा है चाइना, जिनकी पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। तो ये यहाँ पर इसका पार्ट है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये ब्रिक के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए भी आ जाता है तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी हिस्ट्री समझा देता हूँ, कहाँ से ये ब्रिक निकल कर आई, ताकि आप लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। हालांकि नैनो मैगजीन के अंदर भी मैंने आप लोगों को ये बताया था, तो रिविजन भी आप लोगों का हो जाएगा थोड़ा सा। 5 टोटल कंट्री है इसके अंदर में, ब्रिक के अंदर में, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। स्टार्टिंग में 4 कंट्री थी, यहाँ पर इसको BRIC ब्रिक बोला जाता था, पर लेकिन 2010 में कंट्री जुड़ गया, जो कि कई बार क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे। 2010 में यहाँ पर साउथ अफ्रीका जुड़ा था। इससे पहले 2009 में इसकी पहली मीटिंग हुई थी, तो ये याद रखेगा। तो क्वेश्चन अगर पूछ लेगी साउथ अफ्रीका कब जुड़ा था, तो यहाँ पर जो ब्राजील के टाइम पर जो मीटिंग हुई थी उस टाइम पर साउथ अफ्रीका जुड़ा था। तो साउथ अफ्रीका यहाँ पर जुड़ा, तो फिर यहाँ पर ये ब्रिक्स हो गया। इससे पहले ब्रिक जो टर्म यहाँ पर ये कॉइन की गई थी, ये की गई थी गोल्ड्समैन सैक जो एसेट्स मैनेजमेंट, जो यहाँ पर मैनेजमेंट जिम ओ'नेल, तो इनके द्वारा ये बताया गया था कि एक तरीके से बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक, यहाँ पर ऐसा कुछ यहाँ पर इनके द्वारा लिखकर पब्लिश किया गया था। और फिर आगे चलकर पहली फुल फ्लेज्ड इसकी मीटिंग देखने को मिली थी 2009 में, ठीक है। वैसे ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन इसका हो गया था 2006 में, पर लेकिन प्रॉपर जो मीटिंग देखने को मिली थी वो देखने को मिली थी 2009 में। 2010 में इसमें आगे चलकर साउथ अफ्रीका ऐड हो गया। इसके द्वारा 2 इंपॉर्टेंट जो मुद्दे हैं वो याद रखिएगा, एक तो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB बोलते हैं इसको, ब्रिक बैंक के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा यहाँ पर कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट। कल को कोई दुर्घटना घटती है तो उसके लिए कंटिजेंसी यहाँ पर एक रिजर्व रखा जाता है ताकि उसकी पूर्ति की जा सके। अभी बात करें दोनों यहाँ पर जो NDB है, यहाँ पर इनके न्यू डेवलपमेंट बैंक था 2014 में बनाया गया, और यहाँ पर ये 2015 में बनाया गया जो कंटिजेंसी रिजर्व है, ठीक है। अगर इसके बारे में भी आप लोगों से कोई पूछने लगे तो हल्का सा याद रखेगा कि यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक सेकंड, ये बेसिकली यहाँ पर देखिए 2014 में जो यहाँ पर ये ब्राजील के अंदर ये मीटिंग हुई थी, उस टाइम पर न्यू डेवलपमेंट बैंक यहाँ पर बनाया गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंटिजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट भी यहाँ पर साइन किया गया, हालांकि आगे चलकर फिर इसको इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है। तो ये बेसिक जो यहाँ पर बात जो की गई थी, यहाँ पर ब्राजील के अंदर ही यहाँ पर ये चीजें निकल कर आई। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे पूछ लिए जाते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसको क्लियर आप लोग कर लिया कीजिए, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं। अभी यहाँ पर बात की जा रही है 2021 में जब इंडिया के अंदर मीटिंग होगी तो बोला जा रहा है कि ब्रिक गेम निकल कर आ सकते हैं 2021 के, ठीक है। तो इनको यहाँ पर बोला जा रहा है जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, ऐसे ही ब्रिक गेम को स्टार्ट करने की बात की जा रही है। जब यहाँ पर 2016 में मीटिंग हुई थी तो इसके साथ में बिम्स्टेक की ज्वाइंट मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई थी, ठीक है।
तो बिम्स्टेक के बारे में याद रखिएगा, ब्राजील यहाँ पर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसको बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा, हल्का सा आप लोग इसको भी जान पाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं किस किस एरिया में क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिली थी, तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में ब्रिक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी यहाँ पर इसको क्यों इतना ज्यादा यहाँ पर इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए अभी फिलहाल जो है इसकी मीटिंग होने वाली है, पहले तो इंपॉर्टेंट चीज ये है। दूसरा यहाँ पर ये अगर आज के डेट में आप लोग देखें, यहाँ पर चाइना जो है उसका एग्रेशन इंडिया के लिए काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ब्रिक जो है वो आगे ढंग से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। ब्रिक जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर बात करें, चाइना और जो रसिया है वो वेस्ट के साथ में काफी ज्यादा दिक्कत में आज के में चल रहे हैं। G8 कंट्री में से बाहर निकाल दिया गया, यहाँ पर रसिया को वो G7 रह गया। इसी के साथ में यहाँ पर चाइना को टैकल करने के लिए आज के डेट में यूएस से बिल्कुल बाहें पसारे खड़ा हुआ है। इसी के साथ में बात करें तो काफी ज्यादा सीरियस इंटरनल इशू आप लोगों को देखने को मिलेंगे ब्राजील और साउथ अफ्रीका के अंदर में, तो काफी बुरी कंडीशन देखने को मिलेगी। अभी सारे इकट्ठा अगर होकर आए तो बस एक मुद्दे पर यहाँ पर इकट्ठा होकर आए, जो कि आप लोगों को कोविड-19 देखने को मिला। बाकी ब्रिक जो है वो फिलहाल कहीं पर भी प्रॉपर वे में काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। प्रेजेंट टाइम पर अगर देखा जाए तो पिछले साल में अगर आप लोग कंपेयर करेंगे 2020 और 21 में काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली। जबकि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जब इसको लॉन्च किया गया था 2006 में, तो पूरे इंथुजियाज्म के साथ में इसको लॉन्च किया गया था, और 2019 में ब्रिक की जब पहली मीटिंग हुई और फिर आगे चलकर ब्रिक जो है वो ब्रिक्स बन गया साउथ अफ्रीका के चलते 2010 में, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। उस टाइम पर यहाँ पर लग रहा था कि ग्लोबल नॉर्थ और जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ क्या बोला गया यहाँ पर, अगर शब्द आप लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो कई कंट्री जैसे कि ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगी इक्वेटर के नीचे, ठीक है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। और अगर बात करें यहाँ पर ये जो कंट्री है इक्वेटर के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ये यानी कि ऊपर वाला पोर्शन जो है और नीचे वाला पोर्शन जो है मिलकर काम कर रहे थे, तो ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये एक तरीके से काफी अच्छे से काम करना इसके द्वारा स्टार्ट किया गया। इंपोर्टेंट मुद्दे यहाँ पर यह कि कई सारे कॉमन प्रोस्पेक्टिव्स इनके द्वारा यहाँ पर लाए गए, अच्छे अच्छे काम इनके द्वारा किए गए। ऐसी बात नहीं है आप लोग ये बोल दे कि यहाँ पर कोई भी कि यार ब्रिक कुछ भी नहीं कर रहा है, तो ब्रिक ने अपना काम भरपूर किया। एक जो ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से चलती है और जिस पैटर्न में वो चलती रही, तो उसके हिसाब से अगर आप लोग देखोगे तो ब्रिक की जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी यहाँ पर निकल कर आई। आप लोग ब्रिक को ऐसे नहीं बोल सकते कि यार ब्रिक ने कुछ नहीं किया, ठीक है, तो ये बोलना यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि हाँ ब्रिक जो है उसने कुछ नहीं किया, तो ये एक तरीके से गलत बात होगी बोलनी, अगर उस तरीके से आप लोग इसको लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ब्रिक ने जो है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अगर पास में आप लोग ब्रिक को देख पाओगे तो। कॉमन प्रोस्पेक्टिव के बारे में बात करें तो ग्लोबल और रीजनल इश्यूज काफी सारे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक इनके द्वारा मिलकर बनाया गया, कंटिजेंसी रिजर्व इनके द्वारा बनाया गया। इसी के साथ में अभी यहाँ पर वैक्सीन रिसर्च और डेवलपमेंट जो एक तरीके से वर्चुअल सेंटर के बारे में बात करें, ताकि कोविड-19 जैसी अगर फ्यूचर में कोई बीमारी बनती है तो उसको ये टैकल कर सके। तो ऐसा नहीं है कि इनके द्वारा काम नहीं किया गया, तो काम तो किया गया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बस हाँ ये है कि जिस पैटर्न में चीजें होनी चाहिए थी उस पैटर्न में चीजें आप लोग को देखने को मिले, ये एक छोटा सा इशू आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर बात की जाए तो एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके द्वारा अभी फिलहाल जो है, अगर आज की डेट में बात करें, इमीडिएट गोल नाउ क्या है उसके ऊपर फोकस की जा रही है, जब इंडिया चेयरपर्सन है यहाँ पर। और हाँ, जो मैंने भी अब बोला है यहाँ पर ब्रिक गेम के बारे में, वो भी आप लोग याद रखिएगा। इंडिया जो है यहाँ पर चेयरपर्सन है, तो यहाँ पर 4 बेसिकली प्रायोरिटी रखी जा रही है, इनके 4 गोल पर फोकस किया जा रहा है। अब आप लोग बोलेंगे यार वो 4 गोल कौन से हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनके बारे में आप लोग को याद भी रखना है। अगर आंसर राइटिंग के बारे में आ जाए तो आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ब्रिक से रिलेटेड आप लोग को एक आंसर भी दूंगा लिखने के लिए, उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। कई बार आप लोग यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है ना, कई सारे बच्चे पूछते हैं सर क्वेश्चन कहाँ पर लिखना है, तो ये बातें मैं आप लोग कई बार बता भी चुका हूँ। टेलीग्राम पर जब आप लोग जाएंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा, जैसे अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है टेलीग्राम। जैसे टेलीग्राम पर आप लोग जाते हैं यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं कई सारी चीजें पोस्ट की जाती हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखिए आप लोगों को लिंक भी मिल जाता है। क्वेश्चन भी मैं आप लोग कई बार देता हूँ, यहाँ पर मैंने कल हिस्ट्री से रिलेटेड भी चीजें पोस्ट की थी, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर जैसे आप लोग जाते हैं, जहाँ भी पीडीएफ में डालता हूँ, तो वहां पर आप लोग देखेगा ये हो गया बेसिकली आप लोग को स्टडी लवर वीर के नाम से आप लोग देखते हैं, ये ही वाला चैनल हो गया। दूसरा आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर ये आंसर राइटिंग वाला चैनल हो गया, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देखते हैं कई सारे बच्चे यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं, यहाँ पर 449 हो गया, ठीक है। इस तरीके से 343 यहाँ पर आप लोग देखते हैं, यहाँ पर ये देखिए इतने मतलब आंसर लिख रहे हैं, तो आप लोग भी यहाँ पर जाकर आंसर लिख सकते हैं, तो अच्छे से आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं। इसी के साथ में जब पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप लोग इस पे आ जाए कीजिए,
और मंथली जो पीडीएफ है वो भी आप लोगों को मिल जाएगी, जो मर्ज की हुई नैनो की, वो भी आज प्रोवाइड करा दूंगा मैं यहाँ पर, तो उसको भी जाकर आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। तो सारी चीजें इकट्ठी मिल जाती है, तो यहाँ पर आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइए। कभी वीडियो लेट हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, वो भी इन्फॉर्मेशन मैं यहीं पर ही शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी इसके बारे में बात करें तो पहली इनकी प्रायोरिटी क्या है? पहली प्रायोरिटी यहाँ पर ये है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो रिफॉर्म लेकर आने उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। अब तक भी यूनाइटेड नेशन के अंदर कोई रिफॉर्म नहीं आया, अब तक भी पी परमानेंट 5 मेंबर के बारे में बात करें तो वही कुंडली मारे वहां पर बैठे हुए वीटो पावर लिए हुए और अपने अपने फायदे के लिए उसको यूज करते हैं। वर्ल्ड बैंक को कैसे यहां पर डेवलप करना है, उसके अंदर यहां पर क्या क्या चेंज लेकर आने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को कैसे चेंज करना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चेंज करना है और डब्ल्यूएचओ को कैसे चेंज करना है। यानी कि नया जो गोल है यहां पर, जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है इनके अंदर चेंज करना है ताकि ढंग से प्रोडक्टिवली इनको और अच्छे से हम लोग यूटिलाइज कर सके। तो ये पहला मुद्दा भी देखने को मिलेगा। यूएस और चाइना के बीच में काफी रस्साकसी चल रही है कोविड-19 को, उसको कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में बात की जाएगी। तो एक तरीके से तभी जाकर ये ऐसे इंस्टीट्यूशन यहां पर चल पाएंगे, वरना ये रस्साकसी यहां पर चलती रहेगी। आज के डेट में दोनों एक दूसरे को काउंटर करने की सोच रहे हैं, तो इस चलिए कि यहां पर ये चीजें कंटिन्यूअस नहीं रह पाएगी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर निकल कर आ रहा है वो है कम्बैट करना टेररिज्म को। टेररिज्म यानी कि आतंकवाद काफी बड़ा मुद्दा यहां पर हो गया है। और एक टाइम ऐसा था, आतंकवाद जब आप लोगों को देखने को मिलता था, हम लोग बोलते थे कि पाकिस्तान की साइड से हमारी कंट्री में टेररिज्म फैलाया जा रहा है, तो सब बोलते थे कि नहीं यार ये इंडिया और पाकिस्तान का ये बेसिकली इंटरनल इशू है, जिसकी वजह से यहां पर ये बातें करते हैं। टेररिज्म जैसी कोई चीज ही नहीं है आज के डेट में। फिर क्या हुआ, फिर आईएसआईएस जैसा एक मुद्दा निकल कर आया, इस्लामिक स्टेट ऑफ जो यहाँ पर सीरिया और इराक के अंदर, तो उसने यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में अटैक करने स्टार्ट कर दिए, चाहे यूरोप हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे एशिया हो, चाहे अदर पार्ट हो वर्ल्ड के, उसने किसी को नहीं छोड़ा। तब इनको लगने लगा हाँ यार बम ब्लास्ट होने लगे यहाँ पर पटाखों की तरह यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर में, तब इनको समझ में आया कि हाँ इंडिया सही बोला करता था कि हाँ ऐसा कोई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग देखते हैं अब एक नया मुद्दा आ गया तालिबान। हालांकि तालिबान को ये उस लेवल पर अब नहीं देखना है क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान के अंदर एक प्रॉपर पावर में आ चुका है। तो इसके आर्टिकल के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, तो काफी ज्यादा अभी आप लोगों को यहाँ पर चीजें देखने को मिलेगी। आगे अगर बात करें यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर आप लोग देखिए तो कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हैं चाइना भी कहीं ना कहीं इसका पार्ट बन चुका है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को सपोर्ट करता है। अभी पाकिस्तान जैसे खुलकर सामने आया, आप लोग एंजॉय करोगे जो आर्टिकल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा अफगानिस्तान के बारे में। तो जो चाइना जो यहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हरकतें देखकर आप लोग समझ जाएंगे कि एक तरीके से इंसान जो है वो क्या डिजर्व करता है, अगर यहाँ पर लीडर बनकर भी वो सारी चीजें आप लोगों को समझने को देखने को मिलेगी। तो चाइना देखिए डायरेक्टली तो सामने खुलकर नहीं आता है जब टेररिज्म के बारे में बात करते हैं, पर लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है, तो इनडायरेक्ट वे में चाइना यहाँ पर इसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये मुद्दा देखने को मिलेगा। तीसरा जो मुद्दा है यहाँ पर ये है बेसिकली प्रमोट करना टेक्नोलॉजिकल और डिजिटल सॉल्यूशन, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में हम लोग बात करते हैं। पर लेकिन अगर बात करें कोविड-19 के चलते हेल्थ के बारे में बात करें तो वो ढंग से नहीं हम लोग इंप्लीमेंट कर पाए। एजुकेशन के बारे में बात करें दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, काफी सारे लोग भुखमरी का शिकार हो गए। बोलते हम लोग ये रहते 2030 तक का हम लोग इसको खत्म कर देंगे, पर लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाए। तो टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिनको हम लोग को अचीव करना है, जिसके बारे में कई बार बात भी कर चुका हूं आप लोगों से। इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना रखी है कि इनको याद कैसे करना है, वो जरूर देखिएगा। 1 लाख से ज्यादा बच्चे ज्यादा उसको देख चुके हैं, आप लोग भी देखना, ये इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग में भी आप लोग इनको यूज कर सकते हैं जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में हम लोग बातें करते हैं, तो ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो इनके बारे में इनको कैसे अचीव करना है। नेक्स्ट यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन लेकर चलना है, तो नेक्स्ट यहाँ पर है 4th नंबर का कि ये एक्सपेंड करना है पीपल टू पीपल कोऑपरेशन, यानी कि लोगों के साथ में मिलाकर अगर व्यापार हम लोग बढ़ाएंगे तो और अच्छा एक मुद्दा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके चलते ये भी यहाँ पर ब्रिक की प्रायोरिटी है। तो 4 प्रायोरिटी कौन कौन सी है? पहला नंबर मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पर कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन जो है उनको यहाँ पर डेवलप करना है ताकि एक कंट्री की किसी की मनमानी न चले। दूसरे नंबर पर टेररिज्म को खत्म करना है। तीसरे नंबर पर डिजिटल टेक्नोलॉजी ये सब सॉल्यूशन निकालना है और लोगों के साथ में कोऑपरेशन कराना है ताकि ज्यादा से अच्छे लेवल पर हम लोग चीजों को आगे लेकर बढ़ सके। तो ये मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ब्रिक जो है बेसिकली एक तरीके से यहाँ पर कई लेवल पर सेफ देने की कोशिश कर रही है चीजों को। टेररिज्म आज के लिए मुद्दा बन चुका है काफी बड़ा, इसी के साथ में कुछ हो सके आगे चलकर क्लाइमेट चेंज और ये सारे मुद्दे को भी यहाँ पर लेकर चला जाए, तो कई तरीके से चीजों को आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है ब्रिक के द्वारा यहाँ पर काम करने की कोशिश की जा रही है। अगर एक इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं यहाँ पर बोलूं जैसे कि मल्टीलेटरलिज्म के बारे में इनके द्वारा बात की गई, तो आप लोगों से पूछने लगे कि कैसे यहाँ पर ये मल्टीलेटरलिज्म को ये बेसिकली सिस्टम को रिफॉर्म कर रहे हैं, कैसे स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकती है। पहले तो जिनको मल्टीलेटरलिज्म वर्ड ही समझ में नहीं आ रहा है वो समझिए।
अगर यहाँ पर आप लोगों से बोलूं मैं मल्टीलेटरल का मतलब है यहाँ पर कई सारी कंट्री आपस में मिलकर काम करें, उनका एग्जिस्टेंस यहाँ पर रहे। ऐसा नहीं है कि जैसे कोल्ड वॉर के टाइम पर बस दो कंट्री थी, एक यूएसए और एक साइड में यूएसएसआर, बस ये ऐसा लगता था और कोई है ही नहीं इस दुनिया में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बायलैटरल का मतलब दो का रिलेशन, मल्टीलेटरल का मतलब कई सारी कंट्री सामने निकल कर आए। तो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है कई सारे, जैसे कि यूएन हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जितने ताकतवर रहेंगे उतने ही अच्छे से काम आगे बढ़ पाएगा। तो बोला गया कि पहले तो यहां पर ग्लोबल गवर्नेंस को आप लोग ज्यादा इंक्लूसिव बना सकते हैं, यानी कि जैसे यूएन यूनाइटेड नेशन के अंदर 5 परमानेंट 5 मेंबर हैं, उनके पास में वीटो पावर है, तो आप लोग दूसरों को भी वीटो पावर दे सकते हैं, या फिर वीटो पावर को मोर डेमोक्रेटिक आप लोग बना सकते हैं। तो उस तरीके से आप लोग लेकर चल सकते हैं। इंक्लूसिव कंसल्टेशन होना चाहिए, कोलैबोरेशन, ताकि सबको फायदा हो सके। अब ऐसा नहीं कि अपने अपने फायदे के लिए यूज करें, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं वीडियो जब अपलोड करता हूं तो एक बच्चा मुझे लिख रहा है कि सर डेली आप क्यों बोलते हो कि लोगों तक वीडियो पहुंचाया करो, लोगों को मतलब अपने पढ़ा दिया करो। सर अगर हमने जो पढ़ा है हम लोगों को पढ़ा देंगे तो मेहनत तो हमने करी, लोग उसको फ्री में पढ़ लेंगे, तो हमारा कॉम्पिटिशन जो है बढ़ जाएगा। मतलब ऐसे ऐसी सोच के भी कमेंट आते हैं, वो मेल आते हैं कई बार, मतलब पढ़कर भी मुझे हंसी आती है। मैंने कहा कि मतलब लगता है कि सोच के साथ में आप लोग यूपीएससी क्लियर कर पाओगे, कभी भी नहीं यार। हमेशा अपने साथ में अपना कंपटीशन रखो। ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी को पढ़ा दोगे तो सामने वाला सीखकर आप लोगों से आगे निकल जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल आप लोगों के अंदर एक ऐसी अगर भावनाएं हैं तो आप लोग कभी भी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। चीजें हमेशा बांटने से बढ़ती है, और खासकर एजुकेशन। अगर जितना आप लोग किसी को पढ़ाओगे ना, आप लोग खुद नई नई चीजें सीखोगे। आप लोग क्या लगता है मैं आप लोग को पढ़ाता हूं, मुझे नई नई चीज सीखने को नहीं मिलती है? डेली दुनिया भर की नई चीजें सीखता हूं। तो ये आप लोगों को एक प्रोग्रेस अपनी लाइफ में देखने को मिलेगी। तो इसलिए कभी भी किसी को अगर पढ़ाना पड़ जाए, किसी के साथ में चीजें शेयर करनी पड़ जाए, तो उससे डरना नहीं चाहिए, उसको और अप्रिशिएट करना चाहिए, मिलजुल कर सोसाइटी के अंदर रहना चाहिए। यही तो बेसिकली एक तरीके से मानवता यही तो सिखाती है। पर लेकिन आज के डेट में ऐसी चीजें कमी देखने को मिलती है, जो कि गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखेगा तो जरूरी है थोड़ा सा चीजें आप लोग इस तरीके से देखिए। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये चीजें अगर एक बार शेयर करना स्टार्ट करेंगे, चीजों को जो आप लोग सीखे हैं, जो आप लोग खाते हैं, वो दूसरे के साथ में शेयर करेंगे, तो आप लोग के अंदर एक नया तरीके का इंसान डेवलप होगा। ये चीजें फील करके देखिए कभी आप लोग। थर्ड, अगर बात करें ये मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। ये नहीं कि बस अपना रस्साकसी चल रही से ब्रिक में भी दोनों लड़ गए तो बस यहां पर पता चला ब्रिक नहीं काम कर रहा है। जैसे साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन के बारे में बात करते हैं, सास के बारे में, ठीक है, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा प्रॉपर वे में, आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर बेसिकली कौन कौन सी कंट्री, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ये इसके बारे में मुद्दा, एक आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो उस टाइम पर मैं बताऊंगा। तो ये कई सारी ऐसे हैं, इंडिया और पाकिस्तान के चलते आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो ऐसे मुद्दों को भी यहाँ पर हम लोग को टैकल करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर कि इनोवेटिव और इंक्लूसिव सॉल्यूशन होना चाहिए। डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कैपेसिटी यहाँ पर और कैपेबिलिटी हम लोग कैसे इनहेंस कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर और रीजनल लेवल पर, वो देखिएगा। पीपल सेंट्रिक इंटरनेशनल कोऑपरेशन यहाँ पर होना चाहिए, जो कोर है, जो कि अभी हम लोगों ने भी देखा। तो ये कई सारे मुद्दे जिनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर मल्टीलेटरलिज्म जो है वो पोस्ट कोल्ड वॉर के टाइम पर यहाँ पर काफी बड़ा रोल प्ले किया गया। जब यहाँ पर यूएसए और यूएसआर हुआ करते थे, उसके बाद में अलग अलग कंट्री आई, जापान आ गया निकल के, साउथ कोरिया आ गया, फ्रांस आ गया, जर्मनी आ गया, यूके आ गया, इंडिया आ गया, चाइना आ गया। तो कई सारी कंट्री आ गई। ऐसा नहीं है कि आज के डेट में आप लोग बोल सकते हैं कि बस यहाँ पर यूएसए और यूएसआर है, ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो काफी सारी चीजों को यहाँ पर लंबे समय तक हम लोग स्टेब्लिश कर पाए। पर लेकिन कई बार यहाँ पर जैसे कि हमारा फ्रेमवर्क एक जगह देखने को मिलता है, टेररिज्म के बारे में बात करते हैं, एक साथ मिलकर हम लोग काम करते हुए नजर नहीं आते हैं। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर हम लोग लड़ते हुए नजर आते हैं। साइबर सिक्योरिटी को हम लोग ढंग से लेकर चलते नहीं है। तो ये चीजें देखने को मिलेगी। इसी तरीके से लैक ऑफ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ फ्रेमवर्क देखने को मिला। कोविड-19 के चलते आप लोग को यहाँ पर सब में एक कोऑपरेशन अच्छा नहीं देखने को मिला जैसा मिलना चाहिए था। तो उसके ऊपर भी हम लोगों को काम करना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें अच्छा कोऑपरेशन होता, कोविड-19 हम लोग अच्छे से टैकल कर पाते। बहुत सारी कंट्रीज हैं डबल डोज देकर बूस्टर डोज देने की बात कर रही है। हमारी कंट्री में अब तक सिंगल डोज लोगों को प्रॉपर वे में नहीं प्रोवाइड कराया गया। बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में दवाई के लिए तराई मांग कर रही है। तो ये मानवता थोड़ी ना होगी कि तुम्हारे पास में पैसा है तो बस तुम यहाँ पर चीजों को करके निकल लो। तो इस तरीके से चीजें देखनी पड़ेगी। तो आइडिया जो ब्रिक का है यहाँ पर बेसिकली उसमें यही था कि शेयर्ड इंटरेस्ट यहाँ पर लेकर चलने, ठीक है। 5 इमर्जिंग इकोनॉमी सामने निकल कर आई, तो एक तरीके से काफी अच्छा एक ग्रुप बनाया गया था। तो यहाँ पर फंडामेंटली और एक तरीके से रिलेवेंट भी था यहाँ पर ये अगर गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर उनके द्वारा ह्यूज पॉलिटिकल एक तरीके से कैपिटल इसके अंदर इन्वेस्ट किया गया। ब्रिक जो है वो काफी आगे भी निकल कर आया, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन चीजें काफी ज्यादा देखने को मिली। तो ब्रिक अच्छे से काम कर रहा है। बस थोड़ा सा जो कंट्री है आज के डेट में, जो चाइना जैसी हरकतें बदतमीजी चल रही है, उसको थोड़ा सा सोल्यूशन यहाँ पर निकालना चाहिए। तो चाइना की इकोनॉमिक कंडीशन काफी बढ़ रही है, उतना ही उसका एग्रेशन बढ़ रहा है। तो एक तो उसके ऊपर कंट्रोल कर ले, दूसरा साथ में अगर कोई बढ़ रहा है तो उसको सपोर्ट करे, ना कि उसके पीछे छोड़कर चले या फिर उसको यहाँ पर साइड में फेंकने की कोशिश करे। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी यहाँ पर। तभी एक नहीं कि अगर कोई लीडर है आज के डेट में तो वो तभी लीडर सबको साथ में लेकर चलता है।
अगर आप लोग बोले कि नहीं आगे निकलकर बस अकेले लीडर बनना है तो वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो इसके अंदर मैंने दुनिया भर की चीजें डिस्कस कर दी हैं, इतनी चीजें आप लोग को आर्टिकल के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, बहुत सारी मैंने एक्स्ट्रा चीजें आप लोग यहाँ पर डिस्कस कर दी है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर ये है बेसिकली जो पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान अफगानिस्तान का बहुत ही करीबी जो रिश्तेदार है, यहाँ पर आप लोग देखते हैं। अच्छा, पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान के बारे में आप लोगों से बात करूं, इसके बीच में जो लाइन है, जो रेखा है, उसको आप लोग क्या बोलोगे? अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो अफगानी, काबुल इसकी कैपिटल हो गई। अफगानिस्तान एक साउथ एशियन कंट्री है। अभी फिलहाल यहाँ पर पावर में आ गया कौन? पावर में आ गया तालिबान। और तालिबान पावर में आ गया तो पाकिस्तान उसको लेकर काफी ज्यादा खुश है। पाकिस्तान के यहाँ पर दीपावली बनाएगी। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर उनके शानदार कमेंट देखने को मिले, उसके बारे में बात करूंगा। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और मिलिटेंसी अफगानिस्तान के अंदर आती है, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को फायदा पहुंचाएगी। यानी कि तालिबान जो पाकिस्तान के अंदर आ रहा है और पाकिस्तान को ये लग रहा है कि पाकिस्तान को फायदा पहुंचाएगा, तो ये बिल्कुल ऐसे है कि सांप को दूध पिलाओगे तो वो काटेगा ही काटेगा। ऐसा पहले भी हो चुका है और आगे भी ऐसा होता हुआ आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के द्वारा यहाँ पर 15 अगस्त को सबसे पहले पूरे दिल से वेलकम किया गया अफगानिस्तान के अंदर, जब तालिबान ने कैप्चर किया काबुल को। सबसे पहले आगे निकल कर आए, बिल्कुल ऐसी है। आप लोगों को याद होगा 1971 की वॉर जब हुई थी, उसमें जब नया कंट्री बना था बांग्लादेश, जिसका पहले नाम हुआ करता था ईस्ट पाकिस्तान, सबसे पहले भूटान सामने निकल कर आया, उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ बांग्लादेश एक नई कंट्री पैदा हुआ है। दूसरे नंबर पर इंडिया ने एक्सेप्ट किया था। ऐसे यहाँ पर सबसे पहले निकल कर आ गया बेसिकली तालिबान, और दूसरे नंबर पर चाइना है जो सबसे आगे निकल कर आया। आगे बात करें यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो आज की डेट में अगर बात करें, वो एक तरीके से देखिए तालिबान को कंट्रोल तो करके चलता है थोड़ा बहुत, पर लेकिन जब अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आ जाएगा तो वो एक इंडिपेंडेंट एक पूरी गवर्नमेंट चलाएगा। तो उसकी क्या गारंटी है कि वो पाकिस्तान की मानेगा उस टाइम पर? ठीक है, क्योंकि उसके पास में सारी रिसोर्सेज होगी इंटरनेशनल लेवल पर, वो यहाँ पर दूसरों से बातें कर रहा होगा, तो कैसे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन पाकिस्तान इतना खुश है, उसने बोल दिया गया, यहाँ तक भी बोल दिया 16 अगस्त को, तो कि यहाँ पर अफगानिस्तान जो है उसको जो भी उसने आज के डेट में जो वीडियो में झगड़ा पड़ा था स्लेवरी की, यानी कि अफगानिस्तान को स्लेव बना रखा था, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। सोचिए आप लोग इनके कमेंट देखिए, यहां से पता चलता है कि यहाँ पर कितने एक सही इंसान यहाँ पर गद्दी पर बैठे हुए हैं। इनके द्वारा ये बोला गया कि जब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसने अफगानिस्तान को स्लेवरी यानी कि स्लेव बनाकर रखा होता, उसकी उसमें जंजीरों में झगड़ा था। अब अफगानिस्तान आजाद हो चुका है, अब अफगानिस्तान जो है वो सही हाथ में आ चुका है। तो ये बातें इनके द्वारा बोली गई यहाँ पर। तो पाकिस्तान का जो स्टैंड है तालिबान को लेकर, उनके आने को लेकर, तो ये कोई आप लोग देखते हैं दिस इज हार्डली सरप्राइजिंग। सबको पता ही था कि तालिबान को बेसिकली पनाह कौन दे रहा है, सबको पता ही था। जब भी कोई बात होती थी, अगर यहाँ पर पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो हमेशा तालिबान को सपोर्ट करती थी, चाहे अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ में तालिबान की बात करानी हो, चाहे अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को हटाकर यूएसए की तालिबान के साथ में बात करानी हो, तो हमेशा पाकिस्तान जो है वो बैकग्राउंड में आप लोगों को खड़ा हुआ मिलता था। तो ये कोई सरप्राइजिंग करने वाली बात नहीं है, यहाँ पर ये सबको पता ही था। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बच्चा आज के डेट में अगर आप लोग देखिए, कोई बच्चा अगर बचपन से फेल होता हुआ आ रहा है, ठीक है, उसने आकर कोई एक अच्छा एग्जाम क्लियर कर दिया तो वो सरप्राइजिंग होगा, पर लेकिन फेल होता हुआ आ रहा है, फिर से फेल हो गया, तो ये सरप्राइजिंग नहीं होगा। सब ये बोलते हैं पता ही था, कुछ करता नहीं है। तो इसलिए वो इमेज बदलने वाली बात आ जाती है। वो नहीं कहते कि सलमान खान बोलते हैं सुल्तान मूवी में कि मेरी खुद से लड़ाई है, ना मैं आप लोग को समझा पाऊंगा ना ही आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये मेरी खुद से खुद की लड़ाई है, अब औकात बदलनी है। तो वही बातें यहाँ पर आ जाती है। तो पाकिस्तान जो है वो अगर बात करें आज की डेट में जिस तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर तालिबान के साथ में, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहली बार यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। 1990s में जब यहाँ पर अगर बात करें तो कई सारी कंट्री सामने निकल कर आई थी, उस टाइम पर भी यहाँ पर तालिबान को सपोर्ट किया था। तो पाकिस्तान को काफी बड़ा रोल प्ले करता हुआ नजर आप लोग पाएंगे जब भी यहाँ पर तालिबान के बारे में बात करते हैं। इवन 2001 में जब यूएसए के द्वारा एंट्री की गई, तब भी तालिबान को सपोर्ट करता रहा। उस टाइम पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा जो यहाँ पर क्वेटा बलूचिस्तान के अंदर एरिया है, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर ये होगा क्वेटा। तो बलूचिस्तान यहाँ पर इनकी प्रोविंस है, उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर जैसे कि बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया, ये खैबर पख्तून हो गया। बाकी अभी यहाँ पर भी ये जो गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन को भी एक नेक्स्ट प्रोविंस बना रहे हैं और इसको अपनी छठी प्रोविंस यहाँ पर ये बोल रहे हैं, जबकि इंडिया बोलता है कि हमारा रीजन है, हम ये हमारे रीजन पर ये अपना कब्जा जमा कर बैठे हैं। तो उसके चलते यहाँ पर ये दिक्कत देखने को मिलेगी। तो ये हमारे रीजन को अपना बताते हुए खुश होते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी यहीं से ही होकर गुजरते हैं, तो उसको छठी प्रोविंस बनाने की बात कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान में सबसे पास में आप लोग यहाँ पर देखिए क्वेटा में, ये खासकर बलूचिस्तान में काफी लार्ज स्केल पर टेररिज्म को सपोर्ट किया गया इनके द्वारा, तालिबान को वहां से सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया, जिसके चलते यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तालिबान आज पावर में आ गया। ठीक है, स्ट्रेटेजिक अगर बात करें कैलकुलस आप लोग देखें कि स्टेबल अफगानिस्तान जो है, जो यूएसए के द्वारा बैक किया जा रहा था यहाँ पर, वो इंडिया के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा था और इंडिया का कोर इंटरेस्ट था यहाँ पर।
पर लेकिन पाकिस्तान इसीलिए चाह रहा था कि इंडिया और यूएसए यहां से निकले ताकि अपने हिसाब से वो चीजों को चला सके। अब यहां पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी का भी खतरा आप लोग को देखने को मिलेगा, तो एक कंडीशन सामने निकलकर यहां पर आने वाली है। इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर यह है कि तालिबान को अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो अगर तालिबान जिस तरीके से यहां पर काबुल के अंदर, अभी यहां पर अफगानिस्तान के अंदर काबुल कैपिटल में बैठ गया था, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से यहां पर जिस तरीके से यहां पर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जो पाकिस्तान मिलिट्री की थी वो यही थी कि यहां पर तालिबान पावर में आ जाए। पर लेकिन अभी काफी जल्दी होगा इसको सेलिब्रेट करना, क्योंकि अगर अभी से सेलिब्रेट करोगे तो आगे दिक्कत देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी अगर जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन आप लोग देखें तालिबान की विक्ट्री की, उससे पता चलेगा कि तालिबान किस तरीके से चीजों को कर रहा है, क्योंकि अभी वो क्लियर नहीं है तालिबान का कैसा रवैया यहां पर रहने वाला है। अगर आज की डेट में आप लोग बातों को देखकर चलोगे तो तालिबान एक सुन्नी, एक रेडिकल जिहादिस्ट ग्रुप है, जो कि यहाँ पर आज की डेट में जो शिया कम्युनिटी है उसके साथ में काफी ज्यादा एक तरीके से झड़प इनकी देखने को मिलती है। पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें ऐसा ही आप लोग को यहाँ पर ग्रुप देखने को मिलता है, तहरीके तालिबान, ठीक है। तो तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान के अंदर है वो यहाँ पर ट्विंस तालिबान बोला जाता है, ट्विंस ऑफ तालिबान। उसके अंदर दुनिया भर के डेडली अटैक यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर किए गए। तो पाकिस्तान क्या करता है, कई बार अच्छा टेररिज्म, अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद, यानी कि बुरा टेररिज्म पाकिस्तान की डेफिनेशन होती है कि टेररिज्म भी अच्छा और बुरा है। यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर बम ब्लास्ट करे वो तो टेररिज्म, वो तो आतंकवाद बुरा है, और जो इंडिया के अंदर या दूसरी कंट्री के अंदर टेररिज्म बम ब्लास्ट करे वो टेररिज्म अच्छा है। तो ये ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगस्त 26 में काबुल के अंदर जो ब्लास्ट हुआ उसमें नए नए ग्रुप यहां पर सामने निकल कर आ रहे हैं, जैसे इस्लामिक स्टेट, यहां पर आप लोगों को खुरासान प्रोविंस देखने को मिलेगी। आईएस यानी कि इस्लामिक स्टेट एफिलिएटेड, इनके द्वारा भी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की जा रही है। ये ब्लास्ट जब यहां पर किया गया तो अभी यहां पर जो बोलते हैं ना कद्दू कटेगा सब में बटेगा, वो वाली बात यहां पर आ गई है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा भी होगा, आओ और बताओ कद्दू कटेगा सब में बटेगा, प्यार में ये वाली लाइन रहने देना है तो वैसे ही था, ठीक है। यहां पर बोला गया प्यार में पड़े तो तेरा भी कटेगा, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों के लिए है, लड़का और लड़की के लिए। जब तक आप लोग पढ़ाई में सही से अपनी जो पोजीशन नहीं ले लेते हैं तो ये सारी चीजें आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती हैं, ठीक है। देखिए अगर लड़का है लड़की के साथ में रिलेशनशिप में है तो अगर कल को उसको अच्छी लड़की मिलती है तो वो तुरंत छोड़कर चला जाता है। अगर लड़की जो है लड़के के साथ में रिलेशनशिप में, अगर उसको अच्छा लड़का मिलता है तो तुरंत छोड़कर चली जाती है। तो दोनों जगह आप लोगों को ये कंडीशन ज्यादा देखने को मिलेगी। जबकि लड़की की जो संख्या है वो थोड़ा कम देखने को मिलती है, तो उनके पास में ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है कि अच्छा लड़का मिल जाए। तो उनको ये नॉर्मली आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा, कई सारे सॉन्ग्स में देखा होगा, तो लड़की जल्दी ऐसा स्टेप उठा लेती है। तो एक अलग बात है। तो पर लेकिन यहां पर ये कि अगर लाइफ में आप लोग एक बार स्टेबल हो जाते हो, दोनों आप लोग लाइफ में सक्सेस हो जाते हो, तो फिर आप लोगों की जो जिंदगी है वो आगे चलने के चांसेस बन जाते हैं, वरना आप लोगों की कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये कि जिंदगी में अगर आप लोगों को रियलिटी में जिंदगी जीनी है तो अपने आप को सक्सेस कीजिए पहले, बाकी शादी विवाह ये सब रिलेशन ये सारी यार साइड की चीजें हैं, ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं पर ही रहेंगी। आप लोग अगर रियलिटी में चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ अच्छा करके जाएं तो हमेशा इनको सेकेंडरी लेवल पर रखो, कभी भी इनको प्राइमरी लेवल पर मत रखो। प्राइमरी लेवल पर हमेशा आप लोगों को जो रखनी है वो अपनी सक्सेस रखनी है, क्योंकि वही चीजें आप लोगों को हमेशा आप लोगों के नाम से उसी के साथ में जानी जाएगी। वरना ये कोई नहीं जानेगा कि एपीजे अब्दुल कलाम सर की वाइफ कौन थी, उसको सर्च कर लो जाकर, ठीक है। एक तरीके से आप लोग अगर सक्सेस हैं तो आप लोगों की नाम आपको आप लोगों के हिसाब से ही जाना जाएगा। एक लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर आज के डेट में अपनी पोजीशन अच्छा बना लेता है तो वही रियलिटी में जिंदगी जीने का सही तरीका होगा। तो उस चीज को हमेशा लेकर चलिए, तो काफी अच्छे से आप लोग चीजों को देखते हुए पाओगे आगे भी। अगर बात करें यहाँ पर आज के डेट में एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ही देखने को मिलेगी, मल्टी डायरेक्शनल, और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी सॉरी डिक्टेशन, मतलब मल्टी एक तरीके से यहाँ पर डायरेक्शनल आप लोग बात करिए, अगर यहाँ पर एक तरीके से कई सारे डिक्टेटर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यानी कि आज ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पर तालिबान पार में आ गए हैं, अभी मैंने बताया तालिबान हो गया यहाँ पर, इसी के साथ में आईएस क्या हो गया, इसी के साथ में जो ओल्ड रिजीम था यहाँ पर जिसको हटाकर ये पार में आया, वो भी क्या चुप बैठेगा, वो भी कुछ ना कुछ करेगा ही। तो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन यहाँ पर बनेगी अफगानिस्तान के अंदर, जो भी बन भी रही है फिर है। तो अभी यहाँ पर पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा रहेगा तो ये देखने को मिलेगा। तालिबान सक्सेस में आता है तो कैसी कंडीशन यहाँ पर निकल कर आती है। हार्ड तालिबान है यहाँ पर, ये कट्टरपंथी ग्रुप है यहाँ पर, अगर देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो इसके चलते कंडीशन क्या बन सकती है, कंडीशन ये बन सकती है कि पाकिस्तान के अंदर भी जो हार्ड लाइनर है वो कल को तख्ता पलटकर पाकिस्तान के अंदर बोलने लगे कि हमको पावर में आना है, ठीक है। अलग अलग देश में यहाँ पर ये ऐसी चीजें आप लोगों को और कंट्री भी देखने को मिल सकती है। तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और जो मिलिटेंसी है वो किसी भी कंट्री के लिए अच्छी नहीं है, हर एक कंट्री के लिए वो काउंटर प्रोडक्टिव देखने को मिलेगी, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये चीजें सही नहीं है। तो यूएसए ने तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दिया 2001 में, जब तालिबान के द्वारा यूएसए की बिल्डिंग उड़ाई गई थी यहाँ पर सितंबर के महीने में। इसीलिए इसको आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर इसको, इसीलिए इसको 9/11 का नाम दिया गया, ठीक है। तो ये याद रखना इसके बारे में। तो 9 सितंबर 11 2001 में ये अटैक होता है यहाँ पर,
जब ये अटैक किया गया था, ये अल कायदा के द्वारा यहाँ पर ये अटैक किया गया था। अल कायदा के जो सरगना थे वो थे यहाँ पर उसामा बिन लादेन। तो अफगानिस्तान में जाकर बैठ गए थे, यूएसए उसके पीछे पीछे अफगानिस्तान में जाकर घुस गया और बोला कि अब मैं यहाँ से अल कायदा को मिटाऊंगा। अल कायदा तो मिटाया, पर लेकिन तालिबान को यहाँ पर एक नई अपॉर्चुनिटी देकर चला गया। तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो यूएसए के द्वारा जो मुजाहिदीन को बैक किया गया था 1980s में, यहाँ पर बेसिकली उसी में से यहाँ पर तालिबान निकल कर आने लगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर यूएसएसआर हुआ करता था जो बेसिकली अफगानिस्तान के अंदर। तो यूएसएसआर को भगाने के लिए तालिबान जो है यहाँ पर वो एक तरीके से यहाँ पर मुजाहिदीन से निकल कर आया। आगे चलकर यहाँ पर इसके द्वारा अल कायदा को होस्ट किया गया। ये वही अल कायदा था जिसने यूएसए को एक तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि खून के आंसू रुला दिए जब यहाँ पर इसके अंदर अटैक किया गया। यानी कि वही बोल रहा हूं कि मैंने कहा सांप को दूध पिलाओगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, बाद में आपको ही डसेगा। तो जब यूएसएसआर था यहाँ पर बेसिकली अफगानिस्तान के अंदर, तो यूएसए चाह रहा था कि यूएसएसआर को यहाँ से हटाया जाए और यूएसएसआर यहाँ से निकलकर चला गया। तो वो कैसे हटाया गया? क्योंकि इसने मुजाहिदीन को काफी ज्यादा सपोर्ट किया। यहाँ पर उस टाइम पर मुजाहिदीन यहाँ पर एक टेररिस्ट ग्रुप जो निकल कर आया और उसी में से फिर आगे चलकर तालिबान बन गया और तालिबान में से फिर अल कायदा यहाँ पर जो 7 चीजें निकल रही थी उसको सपोर्ट किया गया और उसी ने यूएसए के ऊपर ही अटैक किया। समझ रहे हैं आप लोग कहां से कहां चीजें आकर जुड़ जाती हैं। यानी कि अगर आप लोग उल्टी सीधी हरकतों करोगे तो उसका अंजाम आप लोग को जल्दी भुगतना पड़ जाएगा, घूम फिरकर वो चीजें आप लोग के सामने आ जाएंगी। अफगानिस्तान के बारे में अगर आप लोग यहां पर बात करते हैं तो अफगानिस्तान के अंदर कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक चैलेंज अभी आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, काफी सारे आप लोगों के सामने निकल कर आ सकते हैं, पाकिस्तान के सामने भी। पाकिस्तान जो है आज की डेट में अगर यहां पर इस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को यहां पर इस तरीके से लेकर चलता रहा तो ये किसी के भी एक तरीके से हित की बात नहीं है, ठीक है। तो इंसर्जेंसी अभी आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी, पाकिस्तान के अंदर ही बढ़ती नजर आएगी। तो स्टेबल अफगानिस्तान ही सबके इंटरेस्ट में है। अगर अफगानिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनके द्वारा इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली एक गवर्नमेंट आती है और तालिबान भी इलेक्शन लड़े तो वो सबके हित में है। यहाँ पर एक तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कभी भी यहाँ पर किसी के भी हित में नहीं है। यहाँ पर ऑल रीजनल पावर इंक्लूडिंग पाकिस्तान को दिक्कतें उससे देखने को मिलेगी। तो ये बातें यहाँ पर बोलेगी। आप लोगों की क्या रहे इसको लेकर आप लोग जरूर बताएगा। इंडिया के द्वारा काफी सारे डेवलपमेंट किए गए, चाबार पोर्ट डेवलप किया गया था यहाँ पर ताकि अफगानिस्तान में चीजें पहुंचाई जा सके, पर लेकिन वो सारी चीजें अभी नहीं हो पा रही है। अच्छी बात यहाँ पर ये अब हमारी कंट्री डायरेक्ट तालिबान के साथ में बातें कर रही है। पहले हम लोग डायरेक्ट तालिबान के साथ में बातें नहीं करते थे, हम लोग को ये लगता था कि हम लोग उसी के साथ में बातें करेंगे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी। पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर कंडीशन कुछ ऐसी हो गई आज के डेट में, अगर आप लोग देखें हर एक कंट्री जो है वो अफगानिस्तान में तालिबान के साथ में बातें कर रही है, क्योंकि ये पावर में आ गया तो इसलिए अब हमको भी यहाँ पर बातें करनी पड़ रही है। तो ये बेसिकली एक मुद्दा यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। अब हम ही क्या करें जब सभी बात कर रहे हैं तो अब हम लोग को भी करनी पड़ेगी, तो ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये बेसिकली बात कर रहे हैं पैरा ओलंपिक के बारे में। मैंने भी आप लोगों को बताया हमारी कंट्री जो है टोटल मिलाकर 10 मेडल जीतकर यहाँ पर 30वीं पोजीशन पर बैठी हुई है। तो यहाँ पर अभी अगर बात करें तो ये चलने वाले हैं 5 सितंबर तक। 1 सितंबर अभी है, अभी हमारे पास में काफी सारे दिन है। मैं चाहता हूँ कि अंडर 10 तो कम से कम अब की बार हम लोग आ ही जाए। हालांकि अंडर 10 आना थोड़ा टफ हो जाएगा, पर चलिए जो भी है अंडर 20 कम से कम आ जाए, 10 नहीं तो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास में 2 गोल्ड है, 5 हमारे पास में बेसिकली सिल्वर है और 3 हमारे पास में ब्रोंज है। तो 10 मेडल अभी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये शानदार परफॉर्मेंस है। जो ओलंपिक के गेम हुए थे उसमें 7 मेडल थे, हमारे पास में 1 गोल्ड था, तो उससे काफी बड़ी परफॉर्मेंस अभी आप लोग देख सकते हैं। गोल्ड जीता गया यहाँ पर अवनी के द्वारा शूटिंग के अंदर में, इसी के साथ में सुमित के द्वारा जीता गया यहाँ पर जेवलिन थ्रो के अंदर में। सिल्वर जीता गया यहाँ पर भाविना के द्वारा टेबल टेनिस में। सिल्वर जीता गया यहाँ पर नसद के द्वारा, बेसिकली यहाँ पर ये था हाई जंप में। योगेश के द्वारा सिल्वर जीता गया डिस्कस थ्रो में। सिल्वर जीता गया देवेंद्र के द्वारा, ये था बेसिकली यहाँ पर जेवलिन थ्रो के अंदर में, ठीक है। इसी के साथ में सिल्वर जीता गया मरियप्पन के द्वारा यहाँ पर ये हाई जंप में। इसी के साथ में ब्रोंज मेडल जीता गया सुंदर के द्वारा मैन जेवलिन थ्रो में। ब्रोंज मेडल जीता गया यहाँ पर बेसिकली ये है यहाँ पर ये है सिंगराज के द्वारा ये शूटिंग में, और ब्रोंज जीता गया यहाँ पर बेसिकली शरद के द्वारा ये हाई जंप में। तो ये टोटल मिलाकर 10 मेडल हमारे पास में हो चुके हैं। अगर आज की डेट में आप लोग देखो तो ये जो राइटर है यहाँ पर बेसिकली ये बताने की कोशिश करें कि आज की डेट में अगर किसी भी प्लेयर को आप लोग देखो उनको आप लोग कम न आंको। जब यहाँ पर भाविना के द्वारा यहाँ पर मेडल जीता गया, उनके द्वारा बोला गया आई एम नॉट द डिसेबल पर्सन, ठीक है। तो मुझे ये नहीं लगता है कि मैं अपना को कभी भी डिसेबल पर्सन की कैटेगरी में रखती ही नहीं हूँ। तो सोसाइटी भी उनको डिसेबल पर्सन की तरीके से न देखें, ये काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार हम लोगों को डिस्करेज करते हैं, ठीक है। तो ये सही नहीं होता है यहाँ पर। अगर यहाँ पर आप लोग देखें सुमित अंतिल के बारे में अगर आप लोग जाने थोड़ा सा, जेवलिन थ्रो में यहाँ पर एक पैर जो है इनका वो बेसिकली वो नहीं, एक पैर जो है वो बेसिकली जो प्लास्टिक वगैरह का जो लोहे का जो बनाया जाता है ना, प्रोस्थेटिक जो लगाया जाता है, तो वो वाला लेग देखने को मिलेगा। तो एक इंसान का पैर कटने के बाद में वो इंसान प्रोस्थेटिक लेग से अपनी प्रैक्टिस कर रहा है और फिर इस शानदार परफॉर्मेंस के साथ में मेडल जीत के आ रहा है। तो उससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के अंदर जज्बा कैसा है।
ठीक है, तो कितना ज्यादा क्रेज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। जहां भी अपॉर्चुनिटी मिले, अगर वो मिल रही है तो हम लोग को हमेशा उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए। तो हमारी कंट्री में जो अभी ये गेम का एक नया माहौल देखने को मिल रहा है, ये अप्रिशिएट करने लायक है और इसको हम लोग को आगे ही लेकर चलना चाहिए, इसको हम लोग को पीछे नहीं ढकेलना चाहिए। अगर जितना आगे हम लोग लेकर चलेंगे उतना ही ज्यादा अच्छी चीजें हमारे सामने निकल कर आएगी। यानी कि जैसा हम लोग देखना चाहेंगे वैसी चीजें दिखेगी। अगर हम लोग नेगेटिव तरीके से देखेंगे तो हम लोग को नेगेटिव चीजें दिखेंगी, पर लेकिन अगर जब सामने वाला इंसान खुद पॉजिटिव चीजें देख रहा है तो उसको हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। ये वाली बातें यहाँ पर बोलने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, जरूर क्वेश्चन आप लोगों से कई बार ऐसे बन जाते हैं। बाकी आइए अब यहाँ पर प्रीलिम्स फोकस कुछ डिस्कशन यहाँ पर देख लेते हैं। बारिश तो झमाझम हो रही है, मजा लगा रखा है कल से बारिश ने। यूएनएससी के द्वारा यहाँ पर रिजोल्यूशन एड्रेस किया गया, यहाँ पर कंसर्न अफगानिस्तान के बारे में बात करें तो इंडिया यहाँ पर काफी अच्छे से रिजोल्यूशन को लेकर आया, जबकि परमानेंट 5 मेंबर जो थे वो डिवाइडेड थे। इंडिया ने काफी एक्टिव रोल प्ले किया। परमानेंट 5 मेंबर जो यूएससी के अंदर, इसके अंदर याद रखिएगा चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जो रिजोल्यूशन यहाँ पर लाया गया यहाँ पर यूएनएससी में, ये है 2593 रिजोल्यूशन यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो रशिया एंड चाइना, ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा, ये अलग डायरेक्शन में आप लोग यहाँ पर नजर आए। बाकी इंडिया एक तरीके से यहाँ पर आज के में लीडर है, तो वो एक अलग तरीके से देखने को मिलेगा। याद रखिएगा यहाँ पर बादरी, ये 313 यहाँ पर एक मिलिट्री ग्रुप है, यहाँ पर बेसिकली तालिबान के द्वारा तैयार किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा BADRI, तो बादरी 313, ठीक है। तो ये तालिबान का एक ग्रुप है जो इनके द्वारा तैयार किया गया, तालिबान की फोर्स आप लोग इसको बोल सकते हैं, ओके। आगे बात करते हैं, जैसे कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो काफी शानदार तरीके से बढ़ रही है। एक बार आप लोगों को पता होगा -23 पे पहुंच गई थी, अभी यहाँ पर +20 पहुंच रही है। यहाँ पर ये ग्रोथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो ये काफी अच्छी बात आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रही है। इससे कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करना चाहिए लोगों के लिए, और ज्यादा जॉब भी यहाँ पर क्रिएट हुई नजर आएगी। तो इसी को बोला जाता है वी सेफ इकोनॉमी। इस तरीके से रिकवर करना ना एकदम इस शानदार तरीके से, तो वी सेफ इकोनॉमी इसी को बोला जाता है कि रिकवर हम लोग वी सेफ की कैटेगरी में कर रही है। जीडीपी होती क्या है, इसको बेसिकली इसको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप लोग बोलते हैं। एक कंट्री के अंदर एक साल के अंदर जितना भी हम लोग गुड्स यानी कि सामान और सर्विस, यानी कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, कोई टीचर है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, तो सर्विस प्रोवाइड कराता है, तो जितनी प्रोड्यूस करते हैं उसको उस कंट्री की जीडीपी बोलती है। ग्रोस वैल्यू एडेड जो होता है एक तरीके से पर्टिकुलर एरिया में जब यहां पर ग्रोथ निकल कर आती है तो उसको जीवीए के थ्रू हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। बात यहां पर की जा रही है, अभी यहां पर बेसिकली हमारी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। मरियप्पन के द्वारा जो हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता गया, तो शानदार परफॉर्मेंस है बंदे की। लास्ट भी आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा, लास्ट यहां पर कौन सा मेडल इनके द्वारा जीता गया था लास्ट ओलंपिक में, ये बताइए, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री में आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में कई सारी ऐसे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आ चुके हैं जिसमें जो बिल्डिंग वगैरह बनाई जाती है और फिर उसको तोड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो बेसिकली यहाँ पर बिल्डिंग बनाने वाले हैं वो ऐसी हरकतें करते हैं, यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें कर परमिशन लेकर पैसे वैसे खिलाकर बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। तो अभी यहाँ पर नोएडा के अंदर अभी यहाँ पर ट्विन टावर बना दी गई है। तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि जितना एक प्रॉपर क्राइटेरिया है उसके हिसाब से काम नहीं करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर भी बोला गया कि इस बिल्डिंग को यहाँ पर गिराया जाए, जो भी लोग हैं उनके पैसे रिटर्न किए जाएंगे। तो यहाँ पर इंपोर्टेंट मुद्दा क्या बन जाता है, अगर फंडामेंटल राइट के बारे में बात करें तो यहाँ पर लोगों की लाइफ जो है वो खतरे में रहती है। तो अगर आर्टिकल 21 के अंदर भी अगर आप लोग जाएंगे राइट टू लाइफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक अच्छी लाइफ यहाँ पर नहीं जी पाएंगे अगर इंसान इस तरीके की बिल्डिंग में जाकर रहेगा ना, उसके बीच में गैप रहता है, सूरज की रोशनी भी वहां पर ढंग से नहीं आ पाएगी, तो कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो एक प्रॉपर रेगुलेशन के हिसाब से काम नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सबक मिलना चाहिए, सही ऐसे गिराना चाहिए, पर लेकिन कंडीशन भी फिर ये बनती है कि इतना सारा रिसोर्सेज जो लगा है वो बर्बाद हो जाएगा। पर लेकिन जब सुधर नहीं रहे तो और क्या किया जाए, वो भी बात देखने वाली है। अभी बात करें तो इंडिया जो है नया माइलस्टोन अचीव कर लिया, 1 करोड़ से भी ज्यादा हमारी कंट्री में एक दिन में डोज दिए गए, तो 65 करोड़ डोज अब हम लोग प्रोवाइड करा चुके हैं, तो काफी अच्छी बात बोल सकते हैं। बाकी बारिश तो आप लोग एंजॉय कर ही रहे हैं, इसको आप लोग देखिएगा थोड़ा सा अच्छे से, थोड़ा सेहत का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो बारिश जो है यहाँ पर अभी बात करें तो बोला गया आईएमडी यानी कि इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा 24% शॉर्ट है, अभी बारिश जितनी होनी थी उतनी नहीं हुई है। तो ये बात बोली गई किसके द्वारा, आईएमडी के द्वारा। आईएमडी के इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट आप लोग बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आता है। इंपॉर्टेंट बातें क्या है इसके बारे में, ये है यहाँ पर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारी कंट्री के लिए नहीं ओनली, ये यहाँ पर दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, बाकी यहाँ पर ये अंटार्कटिका वाले रीजन के लिए भी आप लोग को यहाँ पर इंडियन ओशन के लिए भी यहाँ पर ये फोरकास्ट करता हुआ नजर आता है। अगर बात करें आईएमडी जो है वो 6 रीजनल ऑफिस है यहाँ पर बेसिकली जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, उनमें से एक हमारी कंट्री का आईएमडी भी है, ठीक है। तो ये बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ, मलक्का स्टेट, वहां तक की फोरकास्ट ये करता है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में आप लोग को देखने को मिलेगा, रीजनल इसके मुंबई, कोलकाता, नागपुर और पुणे के अंदर भी है। 1875 में इसको बनाया गया था। तो याद रखिएगा ये हमारी कंट्री में काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बारे में कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है।
आगे चलते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए जो फेस्टिवल होते हैं वो सेलिब्रेट करने चलिए, कोविड-19 के चलते हम लोग फेस्टिवल को सेलिब्रेशन से नहीं रोक सकते। राज ठाकरे साहब के द्वारा ये बात बोली गई। आप लोगों को पता होगा कोविड-19 के चलते कांवड़ की यात्रा भी रद्द कर दी गई थी, ठीक है, और कई सारे ऐसे स्टेप उठाए गए, केरला के अंदर भी चीजों को मुद्दे पर रखने की बात की जा रही थी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि देखिए जब आर्टिकल आप लोग देखेंगे यहाँ पर फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंदर आप लोग जाएंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। तो उसके चलते यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती है कि यहाँ पर इंसान की लाइफ पहले, रिलीजन पहले, या फिर ठीक है, तो रिलीजन भी फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल कितने तक है बताइए जरा, फंडामेंटल राइट रिलीजन के बारे में। तो ये बातें बोली जा रही है कि इसके ऊपर हम लोग को फोकस देना चाहिए कि इंसान जिंदा है तभी तो चीजें फॉलो कर पाएगा। अभी आगे बात करें तो इंडिया जो है उसने काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे यहाँ पर उठाए हैं। दोहा में यहाँ पर अभी मीट कर रहा है तालिबान के लीडर के साथ में, तो पहली बार यहाँ पर इस तरीके से डायरेक्टली बात की जा रही है। तो अच्छी बात है कि हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो वापस यहाँ पर अफगानिस्तान में आकर अपना काम करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं क्या, सेफ और सिक्योरिटी को लेकर कैसे बात की जाए, तो तालिबान किस लेवल पर काम करने के लिए तैयार है तो वो समझने की बात की जा रही है, ठीक है। अभी कंसर्न है यहाँ पर ओवर अफगानिस्तान को लेकर, यहाँ पर किस तरीके से चीजें आगे लेकर चलनी है, ठीक है, कंसर्न ओवर अफगानिस्तान मेंबरशिप इन सार्क, ठीक है। तो साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन के अंदर आप लोग यहाँ पर अफगानिस्तान भी देखने को मिलेगा, तो अभी उसी को लेकर बात की जा रही है। तो अफगानिस्तान भी है सार्क का पार्ट, तो अभी सार्क की मीटिंग कैसे चलेंगी और क्या क्या कंडीशन है उसके बारे में बात की जा रही है, तो क्या क्या सोल्यूशन यहाँ पर निकाला जा सकता है, किस तरीके चीजों को लेकर चला जा सकता है, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इस तरीके से आप लोगों से कई बार क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, तो हल्का सा अगर मैं आप लोगों से इसके बारे में बात करूं तो आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन यहाँ पर दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो समझ लेते हैं यहाँ पर बेसिकली ये बनाया कब गया था, कब इसका यहाँ पर ढक्कन खुला, मैंने आप लोगों को पहले बताया था। साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन में टोटल मिलाकर 8 मेंबर आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो 8 मेंबर है जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, G20 के बारे में पूछ ले तो सास के बारे में पूछ लेंगे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक है। ये क्या हो गए यहाँ पर, ये बेसिकली इसके मेंबर है, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं ये सार्स के मेंबर हो गए सारे। तो ये जो मेंबर है यहाँ पर ये सारे मिलकर आए यहाँ पर बेसिकली जो एक ग्रुप बनाया गया 1985 में, ये ग्रुप बनाया गया था 8 दिसंबर को, ठीक है। तो ये जो ग्रुप बनाया गया यहाँ पर, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, हेडक्वार्टर इसका काठमांडू के अंदर, नेपाल के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो ग्रुप सामने निकल कर आया, तो इसके चलते इसके बारे में कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं। ये एक काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी ढाका में इसका ढक्कन खोला गया था जहां पर इसको स्टार्ट किया गया था। अब अफगानिस्तान भी इसका पार्ट है, तो कैसे चीजों को आगे लेकर चला जाना है इसके बारे में यहाँ पर बात की जानी है। वैसे भी आप लोग आज के दिन में देखिए जो सास है वो ढंग से काम कर ही नहीं रहा है, उन्हें कहते हैं कि रो के चल रहा है, तो वो वाली कंडीशन अभी आप लोग को देखने को मिलेगी। रीजन इसका ये है इंडिया और पाकिस्तान की वजह से यहाँ पर हरकतें देखने को आप लोग को मिलती है। इसकी जो मीटिंग है यहाँ पर वो कैंसिल कर दी गई थी जब यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हुई थी, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर 2016 में इसकी मीटिंग हुई थी, तब से यहाँ पर कोई मीटिंग देखने को नहीं मिल रही है, तब से अब तक का कोई भी मीटिंग इसकी नहीं हो रही है, तो तब से ये बिना मीटिंग के यहाँ पर चल रहा है। इसलिए इंडिया ने यहाँ पर ये बिम्स्टेक के ऊपर फोकस देना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि सार्क काम नहीं करे तो बिम्स्टेक को चलाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान नहीं है पर लेकिन इसके अंदर अफगानिस्तान भी नहीं है, तो इसको यहाँ पर आगे लेकर चलने की कोशिश इंडिया के द्वारा की जा रही है। इसको ऑल्टरनेटिव के तरीके से देखता है। तो ये मुद्दे हैं इसके बारे में, तो थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर बात करें तो नो जज हैं, उन्होंने ओथ ले ली है यहाँ पर। अभी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कि एक पोस्ट खाली बच गई है ओनली, तो टोटल मिलाकर 33+1 होते हैं, यानी कि 34 जज होते हैं यहाँ पर। तीन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी यहाँ पर ये मुद्दा है, याद रखिएगा इसके बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर कितने हो गए, यहाँ पर अभी यहाँ पर 33 हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए, एक यहाँ पर अभी खाली पोस्ट है अभी यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, पर लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ वो है, याद रखिएगा, जस्टिस BV नागरत्ना, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, ये माना जा रहा है कि 2027 में ये फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर बन सकती है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। बाकी यूएस निकल गया कंप्लीटली, उसने बोला था सितंबर के महीने में निकल जाएगा, तो कंप्लीटली तालिबान जो के हाथ में देकर चला गया है, जो यहाँ पर काबुल एयरपोर्ट भी, अब यहाँ पर कोई यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा बिना तालिबान की परमिशन के। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो देखते हैं कंडीशन कैसी आगे बन पाती है। बाकी यहाँ पर बात करें तो चाइना के द्वारा रेल ट्रांसपोर्ट लिंक स्टार्ट कर दिया गया इंडियन ओशन के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली चाइना के रीजन से लेकर यहाँ पर ये होता हुआ आएगा बेसिकली म्यांमार में, जो पर्टिकुलर ये रीजन है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन को कनेक्ट करता हुआ यहाँ पर एक रेल लिंक निकाल कर लेकर आ रहा है। तो इंडियन ओशन के अंदर एंट्री की जा रही है। अगर थोड़ा सा आप लोग ढंग से चाइना के मंसूबे समझेंगे, चाइना यहाँ से होता हुआ आता है, पर लेकिन यहाँ पर कई बार आप चाइना को देखने को मिलता है कि कल को चलकर अगर इस रीजन में यहाँ पर ये एंट्री नहीं कर पाया, तो इसलिए ऑल्टरनेटिव खोज रहा है यहाँ से, दूसरा पाकिस्तान से होते हुए, ताकि यहाँ पर एंट्री कर सके इंडियन ओशन के अंदर में। तो ये चाइना की हरकतें आप लोग को देखने को मिलेगी। कोर सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। कोर सेक्टर टोटल मिलाकर 8 कोर सेक्टर आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इनके बारे में कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर एक बार बता देता हूँ,
कोयला हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, रिफाइनरी हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन किसकी यहाँ पर, ठीक है, आईआईपी के अंदर में। तो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन आप लोग को देखने को मिलेगी रिफाइनरी प्रोडक्ट की, दूसरे नंबर पर आप लोग को देखने को मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी की, तीसरे नंबर पर यहाँ पर स्टील की, याद रखना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 2% है फर्टिलाइजर की, तो ये मुद्दा है यहाँ पर। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था कारा के बारे में, तो याद रखना कहां पर है ये है यहाँ पर ऑप्शन बेसिकली, या एग्जैक्टली आप लोग इसकी लोकेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो कहां पर है यहाँ पर, ये आंसर क्या हो गया इसका, ये है आर्टिक सी के अंदर में, ठीक है, आर्टिक ओशन इसको बोल सकते हैं। ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर जो आप लोगों के सामने है यहाँ पर, इसका आंसर है बी, ठीक है। आंसर बी क्या है, मतलब एलुवियल जो सोइल है यहाँ पर वो रिच इन पोटास और पोर इन फास्फोरस होती है, और न्यू एलुवियल सोइल को हम लोग यहाँ पर खादर, और जो पुरानी को हम लोग भागर बोलते हैं, ठीक है। तो बाकी कहां कहां पर क्या क्या सोइल है ये यहाँ पर आप लोग को दिखाया गया है, थोड़ा सा इसको भी देख लेना। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। कैसा लगा लेक्चर जरूर बताना। आप लोग इसको बेसिकली कितने मार्क्स देंगे 10 में से वो जरूर बताएगा। पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। डिसलाइक करना पसंद नहीं आया और लाइक करना अगर पसंद आया, फीडबैक की तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा। ये जो वीडियो है ये करंट अफेयर की वीडियो जरूर देखेगा अगर आप लोग रियलिटी में चाहते हैं चीजों को रिवीजन करना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।